ओके, तो स्प्रिंग फोर्स देखते हैं, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स में देखो, स्प्रिंग फोर्स होता है, मानो कि माय गॉड, ऑलराइट, ये एक स्प्रिंग है और इधर से एक ब्लॉक अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ। तो होगा ये कि अब देख रहे हो ये काफी गंदा ड्राइंग बन रहा है, अब क्या कर सकते हैं। तो एक स्प्रिंग कांस्टेंट, ये एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी, जो कि इसके मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। और उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट हम कहेंगे इसको। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये के, इसके दिस के वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे भी होता है। हम ये जब देखेंगे, स्प्रिंग को जब तोड़ के डिफरेंट लेंथ्स का कर दिया जाता है, उस पे भी ये वाला फैक्टर हम लोग सेकंड फैक्टर यूज करेंगे। तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे भी डिपेंड करता है। और क्या, लेट मी चेक, ओके, और कोई फैक्टर याद आ गया तो मैं बता दूंगा, बट अभी तक ये देखते हैं, ओके। एंड अगर लेट से दिस एफ जो स्प्रिंग फोर्स की वजह से लगता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना उसमें एक्सटेंशन आया हुआ है। इस एक्स को क्या कहेंगे हम लोग, इस एक्स को हम लोग एक्सटेंशन कहेंगे। तो जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज के। दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। नाउ दिस स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई यूनिट बता दो क्या हो जाएगा। एसआई यूनिट विल बी न्यूटन न्यूटन मीटर पर न्यूटन पर मीटर, मीटर। पर मीटर न्यूटन पर पर मीटर, मीटर। न्यूटन पर मीटर, दैट्स इट। एंड ये याद रखो, दिस इज एक्स की वैल्यू इज ईदर एक्सटेंशन और कंप्रेशन। ये हम देखते हैं, अभी इस चीज को स्टडी कर लेते हैं ना। ये मानो आपका स्प्रिंग है, इसको मैंने, अब इसका नेचुरल स्टेट है ये, ठीक है, ये नेचुरल स्टेट है। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, नेचुरल स्टेट में इसका लेंथ एल मानो, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं, तो अब इसका लेंथ है एल डैश। ये क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया यहाँ पे। और फिर मैं क्या करूंगा, इसको एक कंप्रेशन भी दे दूंगा। अब इसमें एल डबल डैश में मानता हूं, ठीक है। तो अब ये जो इस पे इतना एक्सटेंशन आया हुआ है, इतना जो एक्सटेंशन आया हुआ है, दिस एक्सटेंशन को, इसका फोर्स जो इस पे अब लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू दिस एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग, ठीक है। इस एक्सटेंशन आप लेकर आए हो स्प्रिंग पे, तो ये स्प्रिंग एक्सर्ट करेगा इस ब्लॉक पे फोर्स, और वो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। वो नेचुरल लेंथ पे तो अब डिपेंड नहीं कर रहा, वो अब इसके नेचुरल लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो फोर्स की वैल्यू एक्सटेंशन पे डिपेंड करेगी। एंड जब ये एक्सटेंशन की प्रोपोर्शनैलिटी आप हटा दोगे, तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट की प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन पे अब हम आएंगे। तो ये आपका ओरिजिनल पोजीशन था, अब क्या करा, इस थर्ड सिचुएशन पे आपने इसे एक्स अमाउंट ऑफ कंप्रेशन कर दिया है। तो सेम अगेन यहाँ पे भी फोर्स आपको प्रोपोर्शनल टू जो कंप्रेशन आया हुआ है वो हो जाएगा। एंड अगेन आप जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक्स आ जाएगा। ये इस तरीके से फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मानो कि अब अगर मैं जो एक्सटेंशन है वो इस एक्स से लेके
एक्सटेंशन जो है ये x से लेके मैं इसको 2x तक अब एक्सटेंड, नेचुरल लेंथ से मैंने अब 2x तक एक्सटेंड कर दिया है, तो मेरा सेम जो फोर्स इस पे f kx लग रहा था, तो आपका अब f डैश जो है वो k टाइम्स ऑफ जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है 2x वो हो जाएगा। सो दिस टेल्स मी ये ट्वाइस ऑफ इनिशियल फोर्स आपको अब लगने लगेगा। तो जितना ज्यादा इसमें एक्सटेंशन आता जाएगा उतना ज्यादा इसके डिपेंडिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो जो स्प्रिंग फोर्स है इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन। अगर आप y एक्सिस पे f को प्लॉट करोगे और x एक्सिस पे आप जो कंप्रेशन है उसको प्लॉट कर रहे हो, तो आपका एक लीनियर कर्व मिलेगा जिसका जो स्लोप है वो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा। एंड सिमिलरली दिस डायरेक्शन मींस ये नेचुरल लेंथ का पोजीशन हो गया ओरिजिन का, एंड अगर राइट साइड आप एक्स एक्सिस पे जाते हो मतलब आप इसे एक्सटेंड कर रहे हो, स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं एक्स का, तो दैट मीन्स हम कंप्रेस कर रहे हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे भी फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बट मेरा जो कंप्रेशन है वो हम नेगेटिव डायरेक्शन पे ले रहे हैं, एंड फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे। नेगेटिव वैल्यू फोर्स की और पॉजिटिव वैल्यू फोर्स की जब ये ग्राफ पे आ गया है तो अब हम आपको बता देते हैं। मानो कि सेम डायग्राम पे अब मैं जब इसको एक्सटेंड कर रहा हूं नेचुरल लेंथ से, तब जाके इस ब्लॉक का, अगर मैं ये नेचुरल लेंथ हुआ, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, अब जब इसे नेचुरल लेंथ से मैंने एक्सटेंड कर दिया इतना, तो अब फोर्स का डायरेक्शन देखो। फोर्स का डायरेक्शन, अब स्प्रिंग फोर्स में फिजिक्स ये कहता है कि जो स्प्रिंग होगा वो अ, अगर इसमें जैसा भी एक्सटेंशन आता है या फिर इसमें जैसा भी कंप्रेशन आता है, ये इनर्शिया को फॉलो करता है। इनर्शिया क्या कहता है कि अ बॉडी always try to remain at rest, and if it is in the uniform motion it will maintain its motion. It will basically it maintains its state of motion or a state of rest until unless an external force is applied. ठीक है, ये इनर्शिया कहता है। इनर्शिया कभी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज हम लोग अभी स्प्रिंग में अप्लाई करेंगे। स्प्रिंग में ये हो जाएगा कि स्प्रिंग भी इनर्शिया को पर्टिकुलरली फॉलो करेगा एकदम। अगर उस पे आप एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहे हो या फिर कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स आप उस स्प्रिंग की लेंथ, उसकी जो नेचुरल स्टेट है, जो उसका रिलैक्स स्टेट है, उस पे आप चेंज लेकर आ रहे हो। तो स्प्रिंग इस तरीके से एक्ट करेगा कि वो कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन को अपोज करने की तरह उस पे एक फोर्स जनरेट करवाएगा। ठीक है, और उस फोर्स को हम यहाँ कहेंगे, ये वापस से हम लोग एसएचएम जब डिस्कस करेंगे वो सब कुछ आएगा, उस फोर्स को हम कहेंगे यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स जब स्प्रिंग पे आप एक्सटेंड करवाते हो तो वो एक रीस्टोरिंग फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स इस पे अप्लाई करेगा ताकि ये वापस से इसके नेचुरल स्टेट पे उसको स्प्रिंग को रिस्टोर करे। और अगर आप इसी सेम सेटअप को अगर आप कंप्रेस करते हो तो भी, अब इसे आपने कंप्रेस कर दिया इसके नेचुरल पोजीशन से, इतना आपने कंप्रेस कर दिया हुआ है, तब ये इसके इस पे एक नेट रीस्टोरिंग फोर्स फिर से लगेगा, जो कि ये इसको नेचुरल इक्विलिब्रियम पे, नेचुरल जो स्टेट है उस पे लाने की कोशिश पे करेगा। तो ये चीज याद रखो, जो स्प्रिंग है वो अपना इनर्शिया को मेंटेन करेगा। ठीक है, स्प्रिंग मेंटेन्स इट्स इनर्शिया। तो इस इनर्शिया की वजह से उस पे जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन आ रहा है, ड्यू टू दिस, ड्यू टू inertia, spring opposes extension or compression, basically any change in its original state, any change in its original state। बस हम लोग अगर स्प्रिंग को बेंड करेंगे तब तभी वो ओपोज करेगा। बेंड देखो, हम लोग जब एसएचएम में जाएंगे ना, तब हम लोग टॉर्शनल एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कैसा हो रहा है मामला। बेंड का मतलब हम लोग एग्जैक्टली बेंड नहीं करेंगे, हम लोग रोटेट करेंगे मान लो। ठीक है, देखो अब ऐसा है कि ये सीलिंग है, सीलिंग में यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है मानो, और स्प्रिंग का ये वाला एंड एक डिस्क के साथ कनेक्टेड है मानो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ,
डिस्क को मैं रोटेट करता जा रहा हूँ, तो ये स्प्रिंग भी अपने आप रोटेट होता जाएगा, और उस रोटेशन की वजह से इस पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा यहाँ पे। ये हम लोग एसएचएम जब करेंगे तब हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेंड की बात नहीं है, ऑफ कोर्स बेंड करेंगे तब भी होगा। बेसिकली स्प्रिंग का प्रॉपर्टी ही यही है, ठीक है। स्प्रिंग का प्रॉपर्टी यही है कि अगर उस पर कोई चेंज आता है, किसी प्रकार का भी चेंज आता है, उसका एक फिजिकल डायमेंशन है, उसका लेंथ होगा, क्रॉस सेक्शन होगा, मास होगा, कुछ भी होगा, उस पे आपको जो भी चेंज आप किसी तरीके से फोर्स एक्सर्ट करा के कैसा भी चेंज एक्सर्ट करवा रहे हो, तो वो उस चेंज को अपोज करेगा। तो दैट मीन्स ये जो चेंज अपोज करने का तरीका है स्प्रिंग में, वो कांस्टेंट है नहीं, ठीक है, वो कांस्टेंट है नहीं। वो अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर आपने कंप्रेस करा है तो वो ब्लॉक पे अगर ये इसका मानो कि ये स्प्रिंग है, ओरिजिनल स्टेट पे इतना है, और ये स्प्रिंग अब है, ये एक्सटेंड कर गया है, तो अब इस केस में दिस ब्लॉक विल एक्सपीरियंस अ इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, एंड इन द अदर केस अगर मैंने इसे कंप्रेस कर दिया है तो इन दिस केस ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ना ही जो स्प्रिंग फोर्स है, एंड दोनों केस में मैंने यहाँ पे भी इसको जब किया था तो ये इसको एक्स एक्स एक्सटेंड किया था, और यहाँ पे भी जब मैं कर रहा हूँ इस पे एक्स कंप्रेस कर रहा हूँ, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दोनों केसेस पे के एक्स वैल्यू ही है, ठीक है। और लेकिन जो डायरेक्शन है, कंप्रेशन के टाइम पे डायरेक्शन अपोज कर रहा है कंप्रेशन को, आपने इधर के डायरेक्शन पे कंप्रेस करा है तो फोर्स उसको बाहर की डायरेक्शन पे, ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स बाहर की डायरेक्शन पे लगा रहा है। और सिमिलरली आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड करा है तो फिर ब्लॉक पे स्प्रिंग इस तरीके से फोर्स लगाएगा ताकि जो एक्सटेंशन है उसको रिस्टोर करके वापस इसके नेचुरल स्टेट पे वो लेकर आ जाए। ये एक चीज पहला हो गया। तो डायरेक्शन जो है स्प्रिंग फोर्स का वो कांस्टेंट नहीं है। सेकंड ऑफ ऑल, जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन के बेसिस पे फोर्स की मैग्नीट्यूड भी बदलती जाएगी। वो आपने अभी यहाँ पे ग्राफ में देख लिया है, यहाँ पे सॉरी, वो यहाँ पे अभी आप ग्राफ में देख लिया है कि जो हम लोग जैसे जैसे एक्सटेंशन भी बढ़ रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे आप कंप्रेस करते जाओगे वैसे वैसे ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है। ये समझ में आ रहा है ना? ना ही स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ना ही स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन वो एक्सटेंड कर रहे हो या फिर कंप्रेस कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे डिफरेंट डायरेक्शंस पे लगाएगा। इतना समझ में आ गया भाई? इतना ही मामला है, ठीक है, स्प्रिंग पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। सर टॉर्क क्या है? टॉर्क पूछ लिया तो बता देते हैं। टॉर्क देखो, टॉर्क हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। इसको क्या कहेंगे? टाउ। ये ग्रीक सिंबल है, टाउ कहेंगे इसे, और इसे हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क हो जाता है जितने डिस्टेंस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो उसको क्रॉस प्रोडक्ट करो फोर्स के साथ। मानो कि ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर स्फीयर रखा हुआ है, और ये स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है। मैंने इस पे सेंटर के बावजूद, सेंटर पे नहीं लगाया है, मैंने एक पर्टिकुलर हाइट पे, फ्रॉम दी सेंटर h हाइट पे मैं यहाँ पे अब फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना होगा, टॉर्क अबाउट इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, तब आप क्या करोगे? कितना डिस्टेंस पे फोर्स लगा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, उसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये क्रॉस प्रोडक्ट पे आपको साइन थीटा आता है, लेकिन दोनों के बीच में ये r के वेक्टर हो गई और ये f की वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पे साइन 90 1 हो जाएगा। आपको नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क है इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। सब हम डिस्कस करेंगे, सब हम डिस्कस करेंगे जब हम ये सर्कुलर मोशन में जब जाएंगे, तब हम लोग टॉर्क तो नहीं डिस्कस करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे मामला। बट अभी आपने टॉर्क पूछा तो मैंने आपको ये बता दिया। टॉर्क याद रख लेना, टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, ये r क्रॉस f हो जाता है। हम डिस्कस करेंगे, पूरा कुछ डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब देखो इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब मामला आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी। क्या?
सर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वर्क पावर एनर्जी में आएंगे तब हम लोग करते हैं। चलो पूछ लिया तो आपको उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली भी आप समझ जाओ। फिर पूछ लिया है तो फिर उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली भी मैं बता देता हूँ। ये मानो कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसका नेचुरल स्टेट पे है, ये स्प्रिंग है। अब मैंने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया है और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने अब कंप्रेस कर दिया है। ये इसका ओरिजिनल स्टेट था, ये एक्सटेंडेड स्टेट है, ये कंप्रेस स्टेट है। मैंने यहाँ से इसको एक्सटेंड किया है, यहाँ से इसको कंप्रेस किया है। नाउ होता यह है कि जब मैंने इसे एक्सटेंड किया है, ठीक है, अब ये स्प्रिंग, ये नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट से मैं इस स्टेट पे आया हूं, तो मैंने एक एक्स अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इस स्प्रिंग पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो होता क्या है, आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, आपको एक फोर्स लगा के एक वर्क करना पड़ेगा, विच विल बी इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। सब ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम वर्क एनर्जी पावर पे जाएंगे। सर्कुलर मोशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का ही है। तो होता क्या है कि आपको इस ब्लॉक पे सर्टेन फोर्स एफ लगा के आपको वर्क करना पड़ेगा, ताकि ये ब्लॉक जो है वो फर्स्ट इस इनिशियल पोजीशन से आपका ये फाइनल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, आपको एक वर्क करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये इनिशियल पोजीशन से आपने इस फाइनल पोजीशन पे इस ब्लॉक को लेकर आ गए हो, तो आपको f टाइम्स ऑफ x वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। और जो आप यहाँ पे वर्क करोगे वो आपका वर्क इस स्प्रिंग पे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, दिस वर्क वुड बी स्टोर्ड in the spring, this work would be stored in the spring in the form of spring potential energy. This is a noun, you have to remember it, spring potential energy. Now स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सबस्क्रिप्ट एस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सो दिस टर्न्स आउट टू बी, ये हम लोग प्रूव करेंगे जब हम वर्क एनर्जी पावर में जाएंगे, दिस टर्न्स आउट टू बी हाफ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड जितना भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन आया हुआ है उसका स्क्वायर। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, this amount of potential energy will be stored in the spring. Why it will be stored in the spring? Because there has been some, क्या हो गया, माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन? अरे यार माइनस साइन लगेगा कब, बताते हैं, चलो माइनस साइन का भी फंडा आपको बता देते हैं। वर्क डन, यू हैव डन सम वर्क, ये इस पे स्प्रिंग पे पोटेंशियल एनर्जी इसलिए स्टोर हुआ है कि आप ब्लॉक पे वर्क कर रहे हो, ब्लॉक पे जो वर्क कर रहे हो तो स्प्रिंग पे एक्सटेंशन आ गया है, तो ब्लॉक पे वर्क करने के वजह से स्प्रिंग पे एक्सटेंशन आ गया है, और वही एक्सटेंशन स्प्रिंग पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये उसके स्पेस में स्टोर हो जाएगा इतने स्प्रिंग पे। अब ये कह रहे हैं भाई साहब दूसरे केस में समझो कि ये जब कंप्रेशन कर रहे हो, कंप्रेशन क्या है x का और यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है x का, इन बोथ ऑफ द केसेस आपको पोटेंशियल एनर्जी इतना ही स्टोर होगा। नाउ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव या पोटेंशियल एनर्जी, अद्वैत सुन ले ये बात को भाई, इधर देखो, देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव होने का फंडा क्या है, दिस आर, आप एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हो एडवांस बच्चों, तो आपको मैं एक के बाद एक कॉन्सेप्ट, इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट है ये, स्प्रिंग से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ सी, अगर कोई भी वर्क डन बाय एनी फोर्स, नाउ दिस इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट आई एम टीचिंग, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन से एडवांस टॉपिक है, वर्क एनर्जी पावर जब हम लोग जाएंगे तब हम ये सब वापस से डिस्कस करेंगे, बट आपने पूछा है नेगेटिव तो मैं बता रहा हूँ। देखो वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट होना, दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, दोनों का ऐसा यूनिट जूल्स है। स्केलर होता है ना? अरे बात सुन तो ले भाई, वर्क एनर्जी, वर्क स्केलर होता है तो एनर्जी भी स्केलर ही होता है, दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, दोनों स्केलर है। प्लस माइनस का क्या मतलब वो डायरेक्शन? अरे बता रहा हूँ ना, तो सुनेगा तो भी तो यार, वेट करना थोड़ा सा। देखो दोनों सेम क्वांटिटी है, वर्क और एनर्जी सेम क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों का ऐसा यूनिट भी सेम है, दोनों स्केलर है, सब कुछ सेम ही है। बेसिकली कहीं पे भी आप वर्क करते हो तो वो कहीं पे जाके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। आपको पता है एनर्जी के भी वेरियस फॉर्म्स हैं, केमिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है,
कई सारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं। तो ये भी पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि in an isolated system total energy is always conserved। मतलब आपका एनर्जी अगर चेंज हो रहा है, मतलब एक और एक टाइप है काइनेटिक एनर्जी भी है। तो कभी कभी ये होता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा होता है, कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होता है वहां पे केमिकल एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में बदल रहा होता है, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रहा होता है। ये कहाँ पर होता है? ये बैटरीज में होता है। कहाँ पे? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना बैटरीज में हो रहा होता है। तो एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी में इजीली कन्वर्टेबल है, बट टोटल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व्ड होता है। सिमिलरली वर्क डन जो है वो भी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि स्प्रिंग पे अगर आपने एक्सटेंड करा है स्प्रिंग को, तो जितना एक्सटेंशन स्प्रिंग पे आ जाएगा वो उसके पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा। जो आप इस ब्लॉक पे वर्क करोगे वो इस ब्लॉक के पोटेंशियल स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वर्क और एनर्जी भी इंटर कन्वर्टेबल है। ओके, नाउ अगर एक फोर्स कंजर्वेटिव है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूनिवर्सल चीज है, ये याद रखो। अगर एक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इफ अ फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है, क्या है कंजर्वेटिव का फोर्स का मतलब है अद्वैय, पता है? तो जिसका एक सर्कुलर पाथ में वर्क डन 0 हो। हाँ चलो ये बोल लो, ये तो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। वर्क डन बाय द Sir, फोर्स path dependent or not पाथ, अरे non-path पाथ इंडिपेंडेंट ब्रो, पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क डन बाय द फोर्स across a closed loop, across a closed loop is zero, across a closed loop is zero। तब वो फोर्स को, इस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। सिर्फ इनिशियल और फाइनल हाँ पोजीशन से मतलब होता है। हाँ, तो हम लोग ये हम वर्क एनर्जी पावर में जब जाएंगे तो ये सब एक्चुअल इन सब का क्या मीनिंग है वो भी स्टडी करेंगे। और एक ये है कि अगर जो वर्क डन है, वर्क डन इज पाथ इन वर्क डन बाय द फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है, तब भी उसको, उस फोर्स को, इस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो मतलब अगर एक फोर्स का वर्क डन अक्रॉस अ क्लोज लूप 0 हो जाता है तब भी उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। और एक फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड कर रहा होगा, वो किस पाथ से जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे जब वर्क एनर्जी पावर कर रहे हैं, अभी बस चीजें समझो। तो अगर कोई एक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर कोई एक फोर्स कंजर्वेटिव, if any force is a conservative force, if this is true, then the force can be written as minus of du by dr, minus of du by dr। now what is this? Du by dr, du by dr is the potential gradient, potential energy gradient, पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट है। मतलब अगर, क्योंकि कोई एक स्पेस में एनर्जी स्टोर्ड है, कोई एक स्पेस में एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू आपको ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट देता है। ठीक है, कोई एक स्पेस में एनर्जी स्टोर्ड है और वो एनर्जी यू से सिग्निफाई करी जा रही है, और आपको ये पता करना है कि एक रेफरेंस पॉइंट से कितने दूर पे कितने कैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, तो आपको ये वैल्यू आपको पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट देता है। तो अगर कोई फोर्स जिसके वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी वहां पे डेवलप हुआ है, तो उस फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, और वो फोर्स आपको उस पोटेंशियल एनर्जी का, उस पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट का नेगेटिव क्वांटिटी हो जाता है।
अब जब ये चीज आप फॉर ग्रांटेड लो, अभी तो हम लोग इस चीज को पूरा बकायदा डिराइव करेंगे वर्क एनर्जी पावर में। तो देखो होता ये है कि अगर आपका du बाई डी आर, अगर आपका du बाई डी आर पॉजिटिव है तो आपका फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर du बाई डी आर नेगेटिव है तो आपका फोर्स क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां से आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग पे इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। सो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, kx. तो दिस वैल्यू इज द फोर्स। ठीक है, बट माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन पे, जो यहाँ तो माइनस नहीं आएगा, तो मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये x के ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपको फोर्स लगता हुआ ये बताएगा। ठीक है, अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी माइनस ही ले लिया है तो आपको ये क्या देगा, डी यू बाई डी एक्स, के एक्स मिलेगा। तो आपको फोर्स क्या मिलेगा, सेम x के डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। तो आप देखो यहाँ पे जब हमारा स्प्रिंग नेचुरल स्टेट पे था और स्प्रिंग हमने अब एक्सटेंड कर दिया है और स्प्रिंग को हम अब कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हमने इसके राइटवर्ड डायरेक्शन पे एक्सटेंड किया था तो इस पे फोर्स मेरे को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा था। सिमिलरली मैंने जब यहाँ पे लेफ्टवर्ड एक्सटेंड किया था तो मेरे को फोर्स राइटवर्ड लग रहा था। सो इन दिस केस only my spring force justifies the spring, this value of force justifies the spring force. Why I am saying so? Because in this case only the F force, the spring force, is acting in the opposite direction of the displacement or the opposite direction of the extension or the compression. इस केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन पे आपका एक्सटेंशन और कंप्रेशन होने का कह रहा है। बट आप यहाँ पे देखो आपका एक्सटेंशन इस डायरेक्शन पे है तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। एक्सटेंशन इस डायरेक्शन पे है, आपका फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है सेटअप में। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है सेटअप में। अगर स्प्रिंग वापस से अगर अपने आप ही इस रिलैक्स्ड पोजीशन पे आ जाता है, स्प्रिंग अपने आप ही यहां से इस रिलैक्स्ड पोजीशन पे आ जाता है, सो इट विल लूज दिस पोटेंशियल एनर्जी। सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस ऑफ हाफ के स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है ना अद्वैत क्या चल रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा एडवांस हो गया ये सब चीजें, बट अभी तो हम लोग बस फोर्स का डिस्कशन करेंगे। क्लियर है ना अभी तक बात? आगे बढ़े? यस सर। सर तो देखो अभी मामला, आप सिंपल क्वेश्चन करते हैं। पहले तो मुझे ये क्वेश्चन बताओ। ओके लेट्स सबको स्किप करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव अ फ्लोर के ऊपर दो बॉडीज हैं, ये कांटेक्ट पे है, ठीक है, फ्लोर के साथ। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, k की वैल्यू है 200 नैनोमीटर, 200 न्यूटन पर मीटर। m1 का तो इग्नोर कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर, स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर। मैं कह रहा हूं कि पहला है कि मैंने बोथ m1 and m2 are moved in same direction by 0.5 मीटर। तो बताओ f कितना हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है
सेकंड क्वेश्चन है m1 को मैंने और m1 और m2 को मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया हुआ है विद द सेम डिस्प्लेसमेंट 0.5 और 0.5। तब बताओ f कितना होगा। और हाँ यही दो बताओ क्या हो जाएगा ज्योत्सना पहले वाले केस में। सर 0, क्यों होगा 0। क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। हाँ तो इसके ओरिजिनल पोजीशन से हमने इसको मान लो कि x डिस्प्लेस किया है, सिमिलरली इसके ओरिजिनल पोजीशन से हमने इसको सेम डायरेक्शन पे डिस्प्लेस किया हुआ है, तो सेम, तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो स्प्रिंग पे ना ही एक्सटेंशन है ना ही कंप्रेशन है, तो जो f यहाँ पे आएगा वो 0 हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या होगा 200 न्यूटन। हाँ यस सर। सेकेंड केस में मेरा नेट एक्सटेंशन जो है वो 1 मीटर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 करोगे तो 200 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, मैंने तो यहाँ पे दोनों को सेम डिस्प्लेसमेंट करवाया हुआ है ना। अगर मैं मानो कि कह दूं m2 को 0.25 डिस्प्लेस किया इधर पे और m1 को मैंने 1 मीटर डिस्प्लेस किया इधर पे, तब बताओ क्या हो जाएगा f की वैल्यू। 150। सो हाउ यू विल डू इट, 200 मल्टीप्लाइड बाई कितना 1 माइनस 0.25, इतना नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा या नहीं आएगा, 150 है ना। This value will be 150 newtons. All right. Okay. Okay. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, let's say I have a vertical spring, a block attached to it. Find out the mass of this block if on this end I am exerting a force which is equals to 100 Newton and the spring constant is 50 Newton meter, 50 Newton per meter. Now find out M. For 10 kgs Right. सर वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा ना। हाँ अरे कुछ नहीं यूज करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस करो तो फिर आता होगा तो कर लो यार, उतना कुछ नहीं करना। नहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं यार कुछ भी नहीं लगाना वो सब कुछ। कंसिडर दिस स्प्रिंग, ये सेकंड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन करो। कंसिडर दिस स्प्रिंग विथ K एंड L। K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, L इसका ओरिजिनल लेंथ है।
तो छोड़ो, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, आपको फाइंड आउट करना है T1 एंड T2। देखो पहला वाला कैसे होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे, किसका, एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसके नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर मानो कि स्प्रिंग का फोर्स F लग रहा होगा। सो अगर ये मैंने ये नहीं कहा ना कि ये रेस्ट पे है, ये नहीं रेस्ट सर, पे, हाँ कंडीशन ये था कि एम रेस्ट पे होना चाहिए। तो वही लग रहा था कुछ मिसिंग था प्रॉब्लम। हाँ कंडीशन ये है कि ये रेस्ट पे होना चाहिए, तब जाके एम की वैल्यू बतानी है। तो एफ क्या हो जाएगा, हाँ तब तो आप पोटेंशियल एनर्जी से करो, राइट आंसर निकाला आपने, वेरी गुड। तब तो पोटेंशियल एनर्जी इज द राइट आंसर, राइट अप्रोच। तो एफ विल बी इक्वल टू एम जी, ठीक है। एंड सेम एफ यहाँ पे इसको एफ लग रहा है एंड यहाँ पे इसको एफ लग रहा है, तो सेम एफ विल प्रोपोगेट ऑन दी अदर साइड ऑफ द स्प्रिंग। तो मतलब अगर स्प्रिंग को हम लोग इस तरीके से देखें तो स्प्रिंग के एक साइड पे इसको mg लग रहा होगा और दूसरे साइड पे इसको 100 न्यूटन लग रहा होगा। तो ये स्प्रिंग अगर कांस्टेंट रखना है तो दोनों साइड पे स्प्रिंग का फोर्स बराबर होना चाहिए, तो तब जाके पूरा सेटअप रेस्ट पे होगा। तो m की वैल्यू आपको 100/g आ जाएगा और ये 10 आपको kg आ जाएगा, ठीक है। ये वाला करो, चलो ये तो काफी आसान था, ये वाला क्वेश्चन करो। सर आ गया था मेरे को। हाँ हाँ ठीक ठीक, ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ऊपर एम ब्लॉक के, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ओरिजिनल लेंथ एल है, और इस सेटअप पे दोनों जो स्ट्रिंग नीचे एम ब्लॉक के लगे हुए हैं उन दोनों पे T1 और T2 है, आपको T1 और T2 डिटरमाइन करना है। अगर ये हो गया, तो इसमें भी एम रेस्ट पे है। हाँ ऑफ कोर्स यार, यहाँ इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है ये, यहाँ मूव थोड़ी ना करेगा कहीं पे, ये इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है ना। अब प्रियांश समझ में आ रहा है ना। सर क्वेश्चन 3 प्लीज बताइएगा क्या करना है, नेट चल गया तो। क्वेश्चन 3 में आपको टेंशन T1 और टेंशन T2 निकालना है। नीचे दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है मास ब्लॉक से और ऊपर से स्प्रिंग कनेक्टेड है, और स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ L है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। आपको नीचे जो दोनों स्ट्रिंग है उनके बीच में टेंशन निकालना है और दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है।
आदित्य कर रहे हो ना सॉल्व? सर सर 3L इतना by मिल जाता 2 तो क्या है इसमें? स्प्रिंग कांस्टेंट। L by 2 3 एक्सटेंड किया। नहीं, यही तो क्वेश्चन था। देखो देखो यहाँ पे मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में इसका ओरिजिनल लेंथ L है, अभी इसका लेंथ 3L/2 है। L by 2 ठीक एक्सटेंड है, किया। तो L/2 एक्सटेंशन कितना है इसमें? L/2 L/2 एक्सटेंशन है। तो इस पे ये ब्लॉक का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे इधर के डायरेक्शन पे टेंशन T1 लगेगा और इधर के डायरेक्शन पे टेंशन T2 लगेगा और ऊपर और ऊपर कितना के फोर्स लगेगा? KL by 2। KL/2 फोर्स लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो अभी उसका प्रेजेंट लेंथ है वो लेंथ आपको एक्सटेंशन में नहीं ले लेना है, उसका ओरिजिनल लेंथ से कितना डिविएट किया है वो एक्सटेंशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है? तो इसके आगे नहीं हो रहा है क्योंकि वो 90 डिग्री होती अरे तो और एक फोर्स भी तो है यहाँ पे। है। अच्छा ओके सर। अच्छा, ओके, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लो कि ये एंगल 30 डिग्रीज है, अब हो जाएगा आई थिंक। ये एंगल 60 डिग्रीज है, अब हो जाएगा, है ना? अब तो आसान है। जल्दी करो, हम लोग को थोड़े एक दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने हैं, उसके बाद आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द स्प्रिंग चैप्टर मच फार। 2 लेक्चर लेना जरूरी नहीं लग रहा है इसके लिए। हो गया तो हम लोग फोर्स के लिए 3 लेक्चर ले लेंगे, फ्रिक्शन के लिए 3 लेक्चर ले लेंगे, स्प्रिंग के लिए ज्यादा, क्योंकि स्प्रिंग हर चैप्टर में आएगा। स्प्रिंग फिर रोटेशन में आएगा, स्प्रिंग वर्क पावर एनर्जी में आएगा, स्प्रिंग एसएचएम में आएगा, स्प्रिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, हर जगह पर स्प्रिंग आएगा। अब तो मतलब एनएलएम में आप जो जो चीज पढ़ोगे ना, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, ये हर एक चैप्टर में अब आता रहेगा। तो अब बस बेसिक अभी ग्रैब कर लो, और हर एक चैप्टर में हम लोग आगे आगे एनएलएम लगाते जाएंगे तो आपको और ज्यादा ईज हो जाएगा सबके साथ, एनएलएम के साथ स्पेशली। आगे ये आंसर, आगे बढ़े। आवाज आ रहा है ना? हेलो? सर हाँ हाँ।
पर फोर्थ का जरा डायग्राम समझा दीजिए, ये व्हाइट वाला अलग है। व्हाइट वाला मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बना रहा हूँ। व्हाइट वाला अच्छा, कुछ मतलब कि वो दिया क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। नहीं। ओके सर। क्वेश्चन है कि आपको ये पहले रूफ के साथ ऐसा स्प्रिंग कनेक्टेड है जिसका ओरिजिनल लेंथ L है और इसका ए ब्लॉक के साथ, ये एम मास वाले ए ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, और एम ब्लॉक वाला मास स्ट्रिंग के साथ ओवर दिस पुली ये बी ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। आपको ये बताना है ए ब्लॉक कितना डिस्टेंस मूव करेगा बिफोर इट लूजेस कांटेक्ट विद द फ्लोर, एंड वो डिस्टेंस की आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतना डिस्टेंस मूव करने के बाद इट विल लूज कांटेक्ट विद द फ्लोर। ज्योत्सना थर्ड हो गया? सबका थर्ड हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना फिर? ठीक है। देखो फोर्थ का कॉन्सेप्ट देख लो। क्वेश्चन आप लोग बाद में अपने आप ही सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया है, आप लोग क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व कर लेना बाद में। फोर्थ का कॉन्सेप्ट देखो। अब जब ये now see, let's say the A block has moved a distance of x horizontally. A has moved a distance of x horizontally. So जब ये x डिस्टेंस मूव करेगा, ऑफ कोर्स जो ऊपर वाला स्प्रिंग है इस पे एक्सटेंशन आएगा। तो वो एक्सटेंशन कितना है डिटरमाइन करने के लिए आप मानो कि अगर ये x हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा है तो न्यू पोजीशन से वो एंगुलर थीटा डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस एंगुलर थीटा डिस्प्लेसमेंट पे वो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा? अगर ओरिजिनल वर्टिकल डिस्टेंस l है तो न्यू लेंथ l बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, l बाई कॉस थीटा इज द न्यू लेंथ। तो टोटल एक्सटेंशन जो है वो l माइनस एल बाई कॉस थीटा माइनस एल हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यू एक्सटेंशन। तो इस पे इतना फोर्स k टाइम्स ऑफ this much amount of force would be exerted due to the spring on block on A। अब ब्लॉक A का फ्री बॉडी डायग्राम, उस पे ये फोर्स F वर्टिकल के साथ
एट एन एंगल थीटा एक्सर्ट हो रहा है, और इसका तो वर्टिकल माइनस एल क्यों करेंगे? माइनस एल इसलिए करेंगे क्योंकि दिस मच अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग पे। स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ एल है, अब जब इसे x ये ए ब्लॉक x डिस्प्लेस कर गया है तो अब ये स्प्रिंग का लेंथ l cos थीटा हो गया है। ये दिस इज द न्यू लेंथ l डैश, दिस इज द न्यू लेंथ, और ये ओरिजिनल लेंथ इसका l था। तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, l डैश माइनस ऑफ l, तो l बाय cos थीटा माइनस l किया हुआ है। क्लियर है? यस सर। और इसका एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा वर्टिकली अब ग्राउंड की वजह से, एंड और कुछ फोर्स लग रहा होगा, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स टेंशन की वजह से लग रहा होगा। सिमिलरली ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसका वेट का फोर्स लग रहा होगा और उसके ऊपर एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, नाउ नाउ देखो, ये जब ए का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग जब बनाएंगे तो जब कांटेक्ट लूज कर रहा है, यहाँ पे पूछा गया है कि कांटेक्ट लूजेस विद द फ्लोर, कब ये लूज करेगा कांटेक्ट? आपको वो याद है मैंने ये वाले क्वेश्चन में आंसर कैसे निकाले थे हम लोग? 3 स्फीयर था यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन N3 को 0 लिए थे। हाँ, N3 मतलब ये जो इसके साथ कांटेक्ट हो जाता था इनको 0 ले लिए थे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा ये एंगल थीटा होगा जब इनके बीच में कांटेक्ट 0 हो जाएगा। तो कभी भी, अभी हम लोग इस पे भी और भी क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप का। ठीक है, अगर स्ट्रिंग को काट देते हैं तो टेंशन क्या हो जाता है, अगर कांटेक्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट लूज कर जा रहा है तो फिर क्या होगा, n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर सरफेस के साथ ये बॉडी यहाँ पे कांटेक्ट लूज कर गया तो सरफेस के साथ ये n की वैल्यू 0 हो गई ना, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं है तो फिर नॉर्मल फोर्स कैसा? ठीक है, तो जहां पे कांटेक्ट लूज कर रहा है मतलब वहां पे नॉर्मल फोर्स हट जा रहा है, जहां पे स्ट्रिंग को काट दिया जा रहा है मतलब वो टेंशन 0 हो जा रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग वाला फैक्टर हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन स्प्रिंग के साथ, बट जहां पे कांटेक्ट लूज कर रहा है सरफेस के साथ वहां पे उसका नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात? अब आपको क्या करना है, अब आपका नॉर्मल बैलेंसिंग वाला फैक्टर ही है। ठीक है, और एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा, जब ये लूज कर रहा है कांटेक्ट तब आप इसका एक्सेलरेशन कितना लोगे, इसका एक्सेलरेशन सर कितना लोगे? कांटेक्ट लूज क्यों करेगा वो? कांटेक्ट लूज क्यों करेगा तो समझो यहाँ पे थोड़ा, ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, इधर की डायरेक्शन पे इस पे वर्टिकल के साथ एंगल थीटा पे kx लग रहा है, और इधर पे इसको टेंशन लग रहा है। तो देखो ये जो f की वैल्यू है वो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये वर्टिकल का एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे f cos थीटा का, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है f sin थीटा का, ये वाला f cos थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट किस किस को बैलेंस कर रहा है, प्लस n विल बी इक्वल टू mg, इन सबको बैलेंस कर रहा है। हाँ हाँ, पूछो पूछो। इसमें तो एक सब बेस का लेंथ होना लिए है, ये एक्सपेंडेशन तो थोड़ी ना, एक्सपेंडेशन तो थोड़ी ना। क्या कह रहे हो, क्या मुझे समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाहते हो? मतलब कि जैसे L by cos थीटा एक्सटेंड हुआ सर, हाँ हाँ, तो उसमें एक्सटेंशन x थोड़ी ले सकते हैं, क्योंकि x तो हम लोग ये वाला लिए हैं जो ग्रीन है। अरे हाँ, मैंने वो एक x ऊपर वाला x और यहाँ पे x का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे x इज, मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन इलस्ट्रेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। दिस x डज नॉट मीन कि ये एक ब्लॉक का जो x है ये नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, ये सिंपल जो मैंने स्प्रिंग फोर्स का कहा था वो था। अगर आपको उस टर्म्स में समझना है तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, कि L बाई कॉस थीटा माइनस L ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आपका ये आगे के डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, क्योंकि एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा स्प्रिंग पे, तो ये फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी।
ठीक है, और ये फोर्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है, तो आपको ये नॉर्मल फोर्स को वो ओवर पावर कर जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा हो जाएगा ये ऊपर वाला फोर्स कि आपका जो वेट है उस पर डोमिनेट कर जाएगा। नीचे जितना फोर्स लग रहा है उस ए ब्लॉक पे, उससे ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लगेगा। ये दोनों मिला के ऊपर के डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा देंगे जितना वेट उसको नीचे नहीं लगा पा रहा है। तो इस वजह से ये हो जाएगा कि उसका जो कांटेक्ट है सरफेस के साथ वो गायब हो जाएगा। समझे? Yes, sir. नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे अभी मैंने इक्वेशन लिख दिया है कि f cos थीटा प्लस n इज इक्वल्स टू mg and f is equals to k times of L secant theta minus L, and secant theta in terms of known values बताओ। secant theta would be x square plus L square under root L। ठीक है, सो दिस इज secant थीटा। आप यहाँ पे secant थीटा को इससे रिप्लेस करो और n को तो 0 करो, फिर f को यहाँ पे रिप्लेस करो, तो cos थीटा भी अगेन दिस विल बी L बाई एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। तो बाकी सब का आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन के एल एक्स के टर्म्स में आ जाएगा और mg रहेगा। तो आपको बेसिकली यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी होगी, और वो x की वैल्यू आपको ये इतनी आनी चाहिए। कर लोगे आप बात? आगे का हो जाएगा ना सॉल्व? यस सर। ठीक है, इनसे बेटर है और एक भी तरीका है, देखो चलो थोड़ा सा इजियर मेथड ढूंढते हैं। और एक भी तरीका है, लेट्स ट्राई दिस, शायद से इससे हो जाए कुछ। रुको 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 रुको। हम लोग शायद से ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि अभी हमारा क्या रहा है कि के एल सीकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू एम जी आ रहा है। तो मैं यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा? एम जी बाई के एल माइनस 1। सो मैं यहाँ से सॉरी प्लस 1, तो मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। एंड मैं अगर कॉस थीटा की वैल्यू मुझे पता चल जाती है, दिस इज होल एम जी बाई के एल प्लस 1, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको? KL by KL plus mg। के एल प्लस के एल, रुक जा। मैं tan थीटा को अगर लिखूं, मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा विल बी इक्वल टू x बाई एल। ठीक है, सो x इज l tan थीटा, एंड मेरे को cos थीटा पता है, मैं sin थीटा निकाल सकता हूँ। तो मेरे को बेसिकली cos थीटा बाई, बेसिकली मैं एक cos थीटा पता है तो मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ। आपको यहीं से इसकी वैल्यू निकाल के आपको ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे, ये तो बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आता है क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का। ये हम लोग टाइम पीरियड जब एसएचएम डिस्कस करेंगे तब वापस से इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग आएंगे इस पे। ये है आपको एक्सटेंशन निकालने का, इन सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सटेंशन निकालने का क्वेश्चन है। मानो कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप तरीका समझो। यहाँ पे स्प्रिंग है, ये ऐसे एक पुली ऐसे घूम के यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पे एक मास लटका हुआ है इस पुली के साथ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। नेक्स्ट
टाइप, इस पे भी आपको एक्सटेंशन बताना है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, और ये दूसरा टाइप है। यहाँ पे भी आपको एक्सटेंशन बताना है इन बोथ द स्प्रिंग्स। देखो ये कैसे करोगे, पहला वाला कर देता हूँ, दूसरा वाला आप करना। अच्छा करते हैं। पता है, ठीक है, तो बाकियों पहले निकाल लो, चलो चलो निकाल लो, फिर पता है तो फिर आते हैं इसमें। प्रियांश मुझे ये सब बता जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? mg/2 के हाँ प्रियांश, मेरे को फ्री बॉडी बता, इसका नीचे क्या फोर्स लगेगा mg का, कहाँ है? ऊपर टेंशन लगेगा प्रियांश। तो प्रियांश का नहीं दिखा रहा है ऑडियो। अच्छा कोई नहीं, फिर तो देखो, तो mg, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो मतलब यहाँ पे इस पे टेंशन T लग रहा है, इस पे टेंशन T लग रहा है, और फिर सेम चीज यहाँ पे कितना लगेगा T/2, यहाँ पे T/2। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे T/2 टेंशन ट्रांसलेट हो रहा है, और इस स्प्रिंग पे T/2 टेंशन लग रहा है। तो T/2 kx के साथ इक्वेट करोगे तो आपको x आ जाएगा T/2/k। बट अगर ये मास स्टेबल है तो T विल बी इक्वल टू mg, तो x will be mg/2k. So this is the extension. Similarly ये करो, यहाँ पे वेट इसका mg लग रहा होगा, ऊपर इस पे मानो कि टेंशन T लग रहा है, तो T विल बी इक्वल टू mg, एक हो गया। अब ये वाले स्प्रिंग पे एक साइड पे T लग रहा है, दूसरे साइड पे भी T, यहाँ पे T, यहाँ पे 2T। तो इस स्प्रिंग पे एक्सटेंशन 2T/k हो जाएगा, एंड इस स्ट्रिंग पे एक्सटेंशन T/k होगा। T इज इक्वल्स टू mg, तो स्ट्रिंग पे एक्सटेंशन mg/k हो जाएगा, और स्ट्रिंग पे एक्सटेंशन 2mg/k हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। अरे बाकियों को सर समझ, मतलब यहाँ सारा सिस्टम स्टेबल है, मतलब कहीं मूव नहीं कर रहा। कुछ मूवमेंट नहीं है, कहीं पे कोई मूवमेंट नहीं है, सारा सिस्टम स्टेशनरी है। ठीक है, जब ऑफ कोर्स यार, जब सिस्टम पूरा स्टेशनरी है, क्या हो रहा है, जब सिस्टम पूरा स्टेशनरी है तभी जाके फाइनल एक्सटेंशन बताएंगे हम लोग। तो इसीलिए सिस्टम पूरा स्टेशनरी है मान के तब जाके मैं ये कह पा रहा हूँ कि ये टेंशन जो है वो mg के बराबर है, यहाँ पे टेंशन जो है वो mg के बराबर है। तब जाके प्रोसेस समझ में आ गया ना ज्योत्सना, कैसे करना है? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम बना पे नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है। तो ये वाले स्ट्रिंग पे अगर टेंशन T है तो पुली के अराउंड T/2 एंड T/2 ट्रांसलेट होगा। मतलब इस स्प्रिंग पे T/2 टेंशन लग रहा है और कोई टेंशन नहीं है, तो T/2 टेंशन
अगर लग रहा होगा तो इस पे अगर t/2 इक्वल्स टू kx फोर्स लगाते हैं तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, t/2k हो जाएगा। एंड पहले जो मास के हमने ब्लॉक का बैलेंस करने पे पता चला था कि t mg के बराबर है, तो आपका एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग mg/2k हो गया। सिमिलरली यहाँ पे इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो आपको t इक्वल्स टू mg मिलेगा। ये वाले सर, स्प्रिंग पे आप, हाँ प्रियांश कॉल करके बोला कि उसका डाटा आ रहा है जा रहा है तो डिस्कनेक्ट हो गया है जो। यार वो वीडियो देख लेगा फिर, तो अभी हाँ क्या ही तो कर सकते हैं ना। नहीं, वो बताने के लिए बोला सर। अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। वो क्लास सुन रहा है ना, मतलब लेक्चर? नो सर, वो कॉल किया था अभी पहले, अब सुन भी क्या, नहीं पा रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है वो बाद में वीडियो देख लेगा, उसे बता दे प्लीज। ओके सर। हाँ तो ये t इक्वल्स टू स्प्रिंग पे अबाउट t टेंशन लग रहा है दोनों जगह पर, t टेंशन लग रहा है तो ये इस पे एक्सटेंशन t/k आ जाएगा। बिकॉज आप ये t टेंशन को kx के साथ इक्वेट करेंगे तो x जो है वो t/k हो जाएगा, और t/k हो गया। t आपको यहाँ से पता चल रहा है कि mg के बराबर है, तो ये पहले वाले स्प्रिंग पे आपको एक्सटेंशन जो है mg/k मिलेगा। सिमिलरली इस पुली के अबाउट दोनों जगह पर टेंशन t और t लग रहा है, तो ऊपर वाले स्ट्रिंग पे 2t ट्रांसलेट होगा, ये वाले स्प्रिंग पे 2t टेंशन लग रहा है, और इस पे तो एक्सटेंशन डिवाइड बाय इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, तो 2mg/k इस पे आ जाएगा। क्लियर है? आपको ये तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम लोग इस पे जब एसएचएम कर लेंगे तब वापस से इस पे आएंगे और ढेर सारी क्वेश्चन करेंगे। तो आपको बस इंट्रोडक्शन के लिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ताकि आप सॉल्व कर पाओ, इसीलिए मैंने ये चीज बता दी। अब आते हैं ब्रेकिंग ऑफ सपोर्ट वाले क्वेश्चन पे। Now question is, this is string A block attached है और एक string B block attached है। ये A है, ये B है। इसका मास 10 kg है, इसका मास 15 kg है। ये क्वेश्चन की तरह ट्रीट करें, इसके बेसिस पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। नाउ ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। क्वेश्चन है पहला कि स्ट्रिंग 2 को हम कट कर रहे हैं। स्ट्रिंग 2 हैज बीन कट, तो मुझे बताना है एक्सेलरेशन ऑफ 15 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 क्या होगा। और दूसरा पार्ट है कि स्ट्रिंग 1 को कट कर रहा हूं, तब फिर आपको एक्सेलरेशन ऑफ 15 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 बताना है क्या होगा। तो देखो, समझो कैसे करोगे। जब स्ट्रिंग 2 को हमने कट कर दिया सेकंड तो में जी होगा भाई तो ठीक है ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बाकियों को भी समझने देते हैं ताकि इक्वल लेवल पे compete करना फिर सब। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं ए का और फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं बी का। ये कट करने से पहले की बात है, ठीक है, कट करने से पहले की बात है। बी का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो उसके नीचे 150 न्यूटन का फोर्स वेट का लग रहा होगा और उसके ऊपर T2 फोर्स लग रहा होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग 2। सिमिलरली ए ब्लॉक पे नीचे 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा और इसको नीचे T2 टेंशन लगा रहा होगा पुल करके, और ऊपर T1 फोर्स लगा रहा होगा पुल करके। तो अब जब अगर मैं इसमें बैलेंस करूं, क्योंकि पूरा सिस्टम स्टेशनरी था, तो T2 आपको 150 न्यूटन के बराबर आएगा और T1 जो है वो आपको कितना आएगा, 250 न्यूटन के बराबर। ये आपका इनिशियल सिचुएशन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रिंग 2 को मैंने कट कर दिया। जब स्ट्रिंग 2 को मैंने कट कर दिया है तो मेरा जो ये अब टेंशन है दिस वन, ये T2 क्या हो गया, ये गायब हो गया। ये T2 क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि अब मैंने स्ट्रिंग को कट ही कर दिया तो कोई टेंशन ही नहीं लगेगा।
अब जब T2 गायब हो गया है तब आप बैलेंस करके देखो, इस पे नीचे के डायरेक्शन पे ये फ्री फॉल की तरह गिरेगा, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन पे कोई फोर्स ही नहीं है, नीचे की डायरेक्शन पे 150 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब इस 150 न्यूटन फोर्स को इसके खुद के मास से हम डिवाइड करेंगे, मतलब नीचे की डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है और ये ma करते हैं, तो a कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 15, तो ये g फ्री फॉल की तरह गिरेगा। क्या कहेंगे इसे? फ्री फॉल। फ्री फॉल जो बी ब्लॉक है वो फ्री फॉल की तरह गिरेगा। बट T1 देखो कैसे बदल जाएगा। T1 कैसे बदलेगा? T1 में अब ये 0 हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि ए ब्लॉक जो है वो तो मूव नहीं कर सकता, तो ऊपर जो अभी T250 न्यूटन लग रहा था ये घट के सिर्फ 100 न्यूटन को बैलेंस करेगा, तो ये घट के T1 100 न्यूटन पे आ जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ ए 0 होगा और एक्सेलरेशन ऑफ बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और इसे फ्री फॉल कहेंगे, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर A10 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? A10 0 एंड ये G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये बात? नाउ स्ट्रिंग 1 को हम कट कर रहे हैं, स्ट्रिंग 1 को हम कट करेंगे। स्ट्रिंग 1 को हम जब कट करेंगे, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ए पे नीचे 100 न्यूटन, ऊपर T1, नीचे T2, बी पे नीचे 150 और ऊपर T2। नाउ अब ये T1 को मैंने काटा हुआ है, तो T1 को काटूंगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। T1 को काटूंगा तो T1 0 हो जाएगा। सो नेट T2 में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बी तो एक्सटेंशन पे है ही, ठीक है। सो T2 में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन समझो, अगर ये ऊपर वाला काट देंगे तो ये पूरा एक सेटअप ऐसे ही रहेगा और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये देखो, इस पे नीचे 150 लग रहा है एंड ऊपर T2 लग रहा है, ठीक है। एंड इस पे नीचे 100 लग रहा है एंड इसके नीचे के डायरेक्शन पे भी T2 ही लग रहा है। दोनों अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से कंसिडर करें, तो ये वाला जो T2 पे इधर T2 एंड इधर T2 लग रहा था, ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा। T2 विल बिकम, इन दिस केस T2 विल बिकम एन इंटरनल फोर्स। T2 will become an internal force. Hence, this complete setup will fall freely. Hence, this complete setup will fall freely. तो दोनों का acceleration आपको कितना आ जाएगा? G. G. ठीक है? Acceleration of 15 and acceleration of 10 G. क्लियर है बात? क्लियर है ना बात? आगे Yes, बढ़े? sir. यस सर। आगे बढ़े? अब मैं यस बस सर। अब मैं बस इसमें क्या करूंगा, दोनों स्ट्रिंग को हटा के 2 स्प्रिंग लगा रहा हूं। सेम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, सेम सेटअप है, बस मैं स्ट्रिंग को हटा के स्प्रिंग लगा रहा हूं। अब मैं जो जितना भी भाषण दे रहा था वो भाषण को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्प्रिंग पे क्या कहा मैंने? स्प्रिंग पे इनर्शिया होता है। स्प्रिंग अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। स्प्रिंग के पास इनर्शिया होता है, स्प्रिंग अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर उसके रिलैक्स्ड पोजीशन से उसको एक्सटेंड करो तो वो कंप्रेशन की तरफ जाएगा, और अगर उसको कंप्रेस करो तो वो वापस से एक्सटेंड करके वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा। ये उसका इनर्शिया है स्प्रिंग का। तो अब देखो यहाँ पे मामला कैसे बनता है। सेम चीज मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं ये 2 है और ये 1 है, मैं पहले स्प्रिंग 2 को काटूंगा, फिर ए
और ए बी निकालना है। फिर मैं स्प्रिंग 1 को काटूंगा, तब देखो मामला कैसे बनेगा। फिर मुझे ए और ए बी निकालना है। नाउ when let's say spring 2 is cut, ये काट दिया मैंने, तो उससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, बी ब्लॉक का नीचे सेम मास है तो ये 150, और ऊपर इसको अभी मैं फिर से टी लिख रहा हूं, मैं वापस से आता हूं, केक्स क्यों नहीं लिख रहा। ए ब्लॉक का ये 100 न्यूटन, नीचे T2 एंड ये T1। अब फर्स्ट पॉइंट, सी दिस व्हेन आई एम इसका स्प्रिंग का जब मैं फोर्स कंसिडर कर रहा हूं इन दोनों ब्लॉक्स पे, तो देखो सेम डायरेक्शन पे फोर्स है नहीं। बी ब्लॉक पे फोर्स क्या हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन पे है। ए ब्लॉक पे सेम स्प्रिंग फोर्स नीचे की डायरेक्शन पे लगा रहा है। पहला पॉइंट, ये चीज गौर करो, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा है, मैं ये मान रहा हूं क्योंकि वेट के वजह से ये स्प्रिंग पे एक्सटेंशन आएगा। वेट के वजह से, बी ब्लॉक के वेट के वजह से स्प्रिंग पे एक्सटेंशन आएगा। तो स्प्रिंग पे अगर एक्सटेंशन आ रहा है तो वो दोनों साइड से पुल करेगा, दोनों साइड से पुल करेगा। अगर स्प्रिंग पे कंप्रेशन आया, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था और स्प्रिंग का अब मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, तो स्प्रिंग का अगर दोनों फ्री एंड है, दोनों एंड फ्री है, तब ये दोनों एंड से इसको पुल करेगा। और अगर दोनों एंड फ्री है और मैंने इसे कंप्रेस किया है, दोनों एंड से ये पुश करेगा। क्लियर है ये बात? तो इसी तरीके से मैं मान रहा हूं कि इस K2 स्प्रिंग में से, हाँ बताओ, कोई डाउट है? हाँ क्या है? सर प्रियांश बोल रहा है कि उसको इन कर लीजिए कॉल करके। एक सेकेंड, लेट मी चेक। अगर वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा होगा और नहीं, अरे यार एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है। उसने वापस से रिक्वेस्ट भेजा। प्रियांश, यस सर। यार आप कट हो गए। या एक्चुअली मैंने मीटिंग प्लेटफॉर्म बदला हुआ है ना, तो इसीलिए मुझे कंट्रोल ज़्यादा प्रैक्टिस पे नहीं है, तो इसीलिए लेट हो रहा है। कोई नहीं, आप अभी से थोड़ा सा भाषण सुनो। अभी हम क्या कर रहे हैं कि 2 ब्लॉक से मैंने स्प्रिंग को लटकाया हुआ है। बाकी आप वीडियो पे देख लेना, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या करा है कि 2 ब्लॉक लिया हुआ है, ए और बी को, और दोनों को मैंने स्प्रिंग से लटकाया हुआ है, ठीक है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग 2 को काट रहा हूँ और फिर मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है। फिर मैं क्या करूंगा, स्प्रिंग 1 को काटूंगा और फिर पूछूंगा दोनों का एक्सेलरेशन क्या है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको आगे का बता रहा हूँ क्या करना है। तो मैंने जब पहला वाला केस को कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग स्प्रिंग 2 को काट रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग 2 को काटेंगे तो उससे पहले का फ्री बॉडी डायग्राम है। बी ब्लॉक का वेट 15 किलोज है एंड ए ब्लॉक का वेट मास 10 किलोज है। तो 15 किलो, इस पे 150 न्यूटन फोर्स लगाएगा वेट नीचे, और जो स्प्रिंग है बी ब्लॉक पे ऊपर की डायरेक्शन पे टेंशन लगा रहा है। सिमिलरली ए ब्लॉक का 100 न्यूटन नीचे वेट है और ये नीचे वाला सेकेंड स्प्रिंग इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है एंड ऊपर वाला स्प्रिंग इस पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो इस पे मैंने ये कहा कि एक ही स्प्रिंग, जो 2 सेकेंड स्प्रिंग है, वो दोनों ब्लॉक पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है। बी ब्लॉक पे ऊपर की डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, ए ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है। ये सेम स्प्रिंग दोनों डायरेक्शन पे कैसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये चीज पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर एक स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट पे है और दोनों एंड्स इसका फ्री है, तो अगर इसे मैंने एक्सटेंड करा इस तरीके से, तो फिर वो दोनों साइड से पुल करने की कोशिश करेगा अपने आप को वापस से ओरिजिनल स्टेट पे आने के लिए। अगर मैंने उसे कंप्रेस करा है तो दोनों फ्री एंड से वो पुश करेगा ताकि वो वापस से वो ओरिजिनल लेंथ पे आ जाए, ठीक है। तो इसी वजह से अगर मैं ये सेकेंड स्प्रिंग पे एक्सटेंशन कंसिडर कर रहा हूं, तो फिर वो दोनों ब्लॉक पे पुल की फोर्स लगा रहा है ताकि वो
ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाए। समझे? इस तरीके से आपको डायरेक्शन लगाना है। स्प्रिंग ये नहीं कि आप दोनों बॉडीज पे सेम डायरेक्शन पे फोर्स लगा दे। जो उतना समझ रहे हो ना इस चीज को? ठीक है, यस सर। देखो अभी जब है तो ऊपर की डायरेक्शन पे जो फोर्स है T2 विल बी इक्वल टू 150 न्यूटन एंड यहाँ पे T1 विल बी इक्वल टू अगेन 250 न्यूटन, सेम पहले वाले केस के बराबर। नाउ सर सिस्टम रेस्ट में होगा तब कट करना है। हाँ हाँ, सिस्टम सब कुछ रेस्ट पे है तभी कट कर रहे हैं। तो ये मेरा इनिशियल मोमेंट है। अब जिस मोमेंट पे मैंने स्प्रिंग 2 को काटा, तो स्प्रिंग 2 को काट दिया तो फिर मेरा ये जो टेंशन है T2 हो जाएगा गायब। ठीक है, T2 हो जाएगा गायब क्योंकि मैंने इसको काट दिया है, और T2 हो जाएगा गायब। तो मेरा बी ब्लॉक पे नेट फोर्स 150 न्यूटन वेट की वजह से नीचे लग रहा है, तो ये नीचे की डायरेक्शन पे जी एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये बात पहले की तरह ही हो गई, पहले जब हमने स्ट्रिंग वाला डिस्कस किया था। बट ए ब्लॉक वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है। देखो उस पे नीचे वाला ये फोर्स तो गायब हो गया, नीचे की डायरेक्शन पे वेट का फोर्स अभी भी उतने ही लगेगा। और ये जो T1 है ऊपर इसका लग रहा है, ये कौन एक्सर्ट कर रहा है? ये स्प्रिंग एक्सर्ट कर रहा है। नाउ स्प्रिंग बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ये बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, नीचे वाले स्प्रिंग में आप क्या कर रहे हो, उसको रखे हो या नहीं रखे हो, उसको काट दिया है या फिर क्या कर रहे हो, ये सभी कुछ ऊपर वाले स्ट्रिंग को डिक्टेट नहीं करेगा। ऊपर वाले स्ट्रिंग पे अभी भी उतना ही फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया जितना पहले लग रहा था, कट करने से पहले लग रहा था। तो ऊपर वाले फोर्स पे, ऊपर वाले स्ट्रिंग पे अभी भी 250 न्यूटन लगेगा। ठीक है, अभी भी ऊपर वाले पे 250 न्यूटन लगेगा, बट नीचे से ये गायब हो गया। तो अब अगर मैं ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं आफ्टर कटिंग, तो आप इस पे क्या कहोगे? इसके नीचे डायरेक्शन पे 100 न्यूटन लग रहा है और इसके ऊपर के डायरेक्शन पे 250 न्यूटन लग रहा है, तो इसके नेट अपवर्ड डायरेक्शन पे 150 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इसको इसके मास के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाता हुआ ए ब्लॉक मिलेगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ए बी इज डाउनवर्ड विथ g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े? यस सर। देखो अभी स्प्रिंग 1 को कट कर रहे हैं तो क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम अगेन, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक पे नीचे 150 न्यूटन, उसके ऊपर T2, इसके नीचे 100, इसके कट करने ऊपर के बाद भी T1 250 न्यूटन कैसे रहेगा, नहीं समझ में आया। हाँ नीचे वही से मास कम हो गया ना। मास तो सब कुछ कम हो गया है, बट एट द मोमेंट यू कट द सेकेंड स्प्रिंग, व्हाट आई सेड, एट द मोमेंट यू कट द सेकेंड स्प्रिंग, at that particular moment the spring 1 will, due to its inertial property, at that particular moment the tension, the force in the first spring will not change at that moment. Eventually of course the first spring will restore it to जो normal force है, इसका जितना weight लग रहा है उस पे वो बैलेंस करके उतना फोर्स उस पे लगेगा, वो अपना चेंज कर लेगा। बट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे आपने कट करा है, उस इंस्टेंट पे ऊपर जो स्प्रिंग है, ये ऊपर वाला स्प्रिंग का उतना ही फोर्स लगेगा जितना उसके पहले लग रहा था। क्लियर है? आगे सर समझ में। उस इंस्टेंट की Yes, बात sir. हो रही है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो वो रिस्टोर हो जाएगा इवेंचुअली, बट उस इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे वो पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। सर लेकिन स्ट्रिंग में इमीडिएटली रिस्टोर हो जाता है। यार वो तो इमीडिएटली होता है, तुम अब एक क्या कहते हैं उसको, वेरी स्लो
कैमरा लेकर जाके वहां पे जज करोगे तो आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, तो आपका मेजरमेंट्स भी वेरी हो जाएगा। इमीडिएट ऐसा कुछ नहीं होता। एट वेरी इंस्टेंट मतलब वो माइक्रो सेकेंड्स एंड मिली माइक्रो सेकेंड्स की बात हो रही है वहां पे, ठीक है। यस सर, यस सर। ओके, तो अब हम लोग अगर सेकेंड स्प्रिंग को काट रहे हैं तो ये टेंशन जीरो हो रहा है, ये टेंशन जीरो हो रहा है। सॉरी 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 सॉरी, T1 को काट रहे हैं ना, तो मैं इसको काट रहा हूँ। तो जब इसको काट दिया, फिर से अगेन मेरा जो सेकेंड स्प्रिंग है, ये सेकेंड स्प्रिंग पे तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ये सेकेंड स्प्रिंग पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो आप T2 से देखो, T2 यहाँ पे बैलेंस्ड है 150 न्यूटन का, तो T2 यहाँ पे भी अभी भी 150 न्यूटन होगा। तो नेट फोर्स इस पे ए ब्लॉक पे 250 न्यूटन का डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। ये नेट फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रहा है, और अगर इसको इसके मास के साथ डिवाइड कर दिए तो आपको कितना 150 एंड 250, ठीक है। एंड ये T2 डिवाइड बाय 15, kg है ना यहाँ पे, ठीक है। यस T2 सर। डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक जो है बी ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ नीचे जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स भी नीचे लग रहा है। ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सर सेकंड, अद्वै वेट कर रहे हैं। आज मैं वेट कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? यस सर, लॉबी में बोल रहा हूं। मैंने एक्चुअली ऑलराइट, तो जो मेरा बी ब्लॉक है उसको देखेंगे, ऊपर कितना लग रहा है, T2 150 न्यूटन के बराबर लग रहा है ना, इसके ऊपर 150 न्यूटन पे लग रहा है फोर्स T2 के वजह से, और नीचे 150 न्यूटन वेट के वजह से लग रहा है। तो ये तो टोटल बैलेंस्ड है, तो इसका नेट फोर्स जीरो है, इसका नेट फोर्स जीरो है। तो ये जब आप छोड़ोगे तो फिर इसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब ए ब्लॉक है उसके नीचे ये T2 लग रहा है, इसकी वजह से ये 250 न्यूटन, सॉरी कितना है ये 150 न्यूटन है, 150 न्यूटन है प्लस दिस 100, ये 250 न्यूटन डिवाइड बाय 10, ये 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है। क्लियर है ये बात? आ गया ना दोनों आंसर? सर ए भी जीरो कैसे होगा, फिर से बताइए ना। देखो मेरा ये स्टेटमेंट समझे ना आप, कि ये सेकेंड स्प्रिंग पे ऊपर वाला स्प्रिंग अगर मैं काटूं तो सेकेंड स्प्रिंग पे कोई बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज इनर्शिया प्रॉपर्टी अगेन। तो सेकेंड वाले स्प्रिंग पे कोई बदलाव नहीं आ रहा है एट दैट इंस्टेंट, तो T2 तो आपका उतना ही रहेगा जितना पहले था, यहाँ पे भी T2 उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो पहले कितना था, जब आप बी ब्लॉक को बैलेंस करेंगे तब इसका नीचे वेट का फोर्स लग रहा था और ये ऊपर इसका T2 लग रहा था, और ये क्योंकि बैलेंस था बी ब्लॉक पहले, तो T2 150 न्यूटन के बराबर था, तो T2 150 न्यूटन के बराबर था, तो नेट फोर्स बी ब्लॉक पे जीरो लग रहा था, है ना। ऊपर भी T2 और नीचे भी, क्योंकि ये बैलेंस था तो नेट इक्विलिब्रियम पे था, एफ नेट जीरो था, एफ नेट जीरो था पहले, कट कर ऊपर वाला ब्लॉक को कट करने के बाद इंस्टेंट, हाँ बाद में भी जीरो रहेगा, एक सेकेंड, तो ये जीरो हो गया, समझे ज्योत्सना? कट करने के बाद वो तो नीचे जाएगा ना, तो फिर सर एक्सेलरेशन हवा में अटक जाएगा क्या? अरे बाबा, एट दैट इंस्टेंट जाएगा तो जरूर, आपकी फीलिंग सब कुछ मैं भावनाओं को समझ रहा हूँ यार, लेकिन क्वेश्चन समझो, एट दैट इंस्टेंट की बात हो रही है, समझे? एट दैट पर्टिकुलर, जैसे ऊपर वाला स्ट्रिंग को मैंने स्नैप कट कर दिया, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में बात हो रही है। आपका विजुअल मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इंस्टेंट को आप जज कर पाओ,
बट क्योंकि फिजिक्स में आप ऐसा हाइपोथेटिकल चीजें हम बात कर लेते हैं, तो इसीलिए एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा और ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड की डायरेक्शन पे होगा। अब देखो थोड़ा सा आपका भावनाओं को एड्रेस करने के लिए और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा का पूरा ऊपर वाला मैंने स्नैप कट कर दिया है, तो ये पूरा का पूरा सेटअप नीचे गिरना चाहिए, है ना? नीचे गिरना चाहिए पूरा Yes, का sir. पूरा सेटअप। अब जब ये पूरा का पूरा सेटअप गिरेगा नीचे, ऊपर वाले के पास तो एक्सेलरेशन है कितना, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे वाले के पास कोई एक्सेलरेशन है नहीं, 0 है। ठीक है, तो अब जब ये इतने एक्सेलरेशन के साथ इनकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, तब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ये इनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन है और रिलेटिव डिस्टेंस है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब थोड़े टाइम के बाद ये स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस हो जाएगा। ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, फिर ये भी कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ये भी कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर स्प्रिंग इसे पुश करेगा, तो इस टाइप के डायनामिक्स बढ़ते जाएंगे। बट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ए बी की एक्सेलरेशन 0 है, जिस इंस्टेंट पे आप स्ट्रिंग 1 को कट कर रहे हैं, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए भी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। यस सर। सर तो तो एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, क्या टाइम हो रहा है? टाइम इज 8:04। ओके, आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी। क्या करेंगे, एक वेज लगा देंगे। ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये एंगल 60 डिग्रीज है। ये पुली block C 5 kilo. This goes over this pulley. There is a block B which is also 5 kilo. This is attached to a pulley which has a string over here, and it has a spring over here. ये इस वेज के साथ फिक्स्ड है, एंड यहाँ से एक स्ट्रिंग आया हुआ है जो कि और एक ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, A. Now this is 10 kgs. The question is, स्प्रिंग का, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, और आपको पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज you have to find out acceleration of A, B and C and the extension in the ये होमवर्क ले लो चलो, एंड दी एक्सटेंशन इन दी, होमवर्क लेना है यहाँ पे करना है क्या आपको लग रहा है? 3 क्वेश्चन है। स्नैप्स मतलब कट हो गया। हाँ,
बताओ भाई, क्वेश्चन करना है या फिर लेकर जाना है? मैं आपको सोल्यूशन भी लिख के दे सकता हूँ। तो स्ट्रिंग पी को पहले काटे, उसके बाद स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस किए। क्वेश्चन नहीं, पहले रिप्लेस किए, ऑफ कोर्स पहले रिप्लेस किए हैं। था, देखो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वेज है, फिक्स्ड है ये, और 3 ब्लॉक्स अटैच्ड हैं इस तरीके से। स्ट्रिंग पी से बी ब्लॉक, बी और सी ब्लॉक अटैच्ड हैं, और ये बी ब्लॉक इस पुली से घूमता हुआ यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, और वो जाके ये ए ब्लॉक से कनेक्टेड है। हमें सबका मासेस दिए हुए हैं हमें। आपको पहले तो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करके ये सारा कुछ वैल्यू बताना है, ठीक है? ये तो आप नॉर्मल एनएलएम लगा के आप ये सारा कुछ बता दोगे, ठीक है? दूसरे पार्ट में आपको ये बताना है, ये जो स्ट्रिंग पी है इसको मैंने काट दिया, तो मेरे को ये ब्लॉक का और ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है? और फिर तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दिया है। दिस स्ट्रिंग इज रिप्लेस्ड विद अ स्प्रिंग, सॉरी, स्प्रिंग इज रिप्लेस्ड विद अ स्ट्रिंग। तब जाके मैं अगर स्ट्रिंग पी को काटता हूं तो मेरा 5 kg ब्लॉक, बी ब्लॉक का और ए ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा वो बताना है, ठीक है? क्वेश्चन समझे ना? सर क्वेश्चन के आंसर्स मैं लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है? अच्छा, मुझे पहला चीज तो सबसे सरल चीज बताओ, सबसे सरल चीज ये, अगर मैं इनको ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाऊं तो बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? A, किस डायरेक्शन में? right, हाँ, right. किस डायरेक्शन में? मैं सी को सर राइट बोल रहा है। राइट बोल रहा है ना, राइट, ठीक है। तो अगर ए बी को मैंने राइट मूव करवाया तो मेरा ए ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा? 2 की ओर 60 डिग्री से। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मुझे ये पता चल गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन तीनों का रिलेशन आपको पता चल गया, तो मैं सिर्फ ए का वैल्यू यहाँ पे लिख दूं तो आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए। सो ए मस्ट वैल्यू टर्न आउट टू बी 1 - 4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड the tension value must turn out to be 10 4√3 - 1 न्यूटन। इसके बेसिस पे आप टेंशन इन व्हाट, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, tension in this string turns out to be this. Based on this you can find out the extension. Similarly यहाँ पे acceleration a, इनको काटा मैंने तो ओके, तो ऑफ कोर्स इनके बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन, जब हम स्ट्रिंग पी को काटेंगे तो उनके बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन अगेन यही सेम रहेगा। अगर बी ब्लॉक, अगर स्ट्रिंग पी को काटने के बाद बी ब्लॉक अगर ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो ए ब्लॉक 2a एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, तो स्टिल द कंस्ट्रेंट रिलेशन विल बी सेम। तो इस केस में जो ए का आता है वैल्यू वो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 4√3 - 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड थर्ड में आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा 20√3/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? 20√3/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारा सॉल्यूशन आप करके देखना। ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन को चालू करेंगे, ठीक है? इस स्प्रिंग फोर्स को यहीं पे छोड़ते हैं। स्प्रिंग फोर्स को हम लोग वापस से वर्क एनर्जी पावर और एसएचएम में लेकर आएंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। और हो सकता है कि ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको जो मैं, क्योंकि हम लोग का प्लेटफॉर्म ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे क्लासेस हुआ है आज, तो इसमें से एक्चुअली नोट्स को कन्वर्ट करना, पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं हम लोग प्रिंट फॉर्मेट में, तो क्या होता है बीच बीच में से कुछ डेटा गायब हो जाता है, कुछ कुछ मैं लिखा हूँ तो वो पीडीएफ, ये फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करता है तो पेजेस वगैरह कट हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस नहीं आता, जैसे आईपैड में एकदम पूरा कंटिन्यूअस आ जाता है। हाँ, तो इसमें वो कंटिन्यूअस नहीं आएगा, वो बीच में इसमें से कट जाएगा।
तो इसकी वजह से आपको अगर मतलब वापस से कुछ अगर डाउट आया कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप प्लीज वीडियो देख लेना, मैंने इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और वीडियो देख के आप एक बार रिफ्रेश कर लेना जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो तरीके का कुछ चीजें आपको बता दी है। फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ना कांस्टेंट है ना उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डिपेंड्स कि कंप्रेशन हो रहा है या फिर एक्सटेंशन हो रहा है, वो अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करेगा। दूसरी बात ये हो जाती है स्प्रिंग का जो फोर्स लगाएगा वो उसके कंप्रेशन या एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि ये लीनियरली वेरी करता है, यहाँ पे मैंने ग्राफ में बताया हुआ है, ठीक है। और फिर कहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ये सब कुछ तो आगे की बात है, ये सब कुछ में इतना स्ट्रेस नहीं है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस ये था बस कि आपको लेंथ जो है एट दैट टाइम स्प्रिंग का वो नहीं कंसिडर करना है, बट आपको एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग को कंसिडर करना है। जब आप फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन एनी ब्लॉक कैलकुलेट करते हो तब आपको वो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया वो फैक्टर इन करके आपको फोर्स एक्सर्टेड कैलकुलेट करना होता है। ये इन दोनों क्वेश्चन से लेसन था। दूसरा, जब हम यहाँ पे आते हैं, ये दो क्वेश्चन से ये लेसन था कि आपको अगर मल्टीपल स्प्रिंग वाले सेटअप दिया हुआ है, मल्टीपल स्प्रिंग और पुली और ब्लॉक वाला, तब आपको जब ये सिस्टम पूरे रेस्ट पे है, इस क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा सिस्टम जब रेस्ट पे है फाइनली, तब जाके उस पे कितना एक्सटेंशन आ रहा है स्प्रिंग पे वो निकालने के लिए पूछा जाता है। तब आप कैसे निकालोगे वो इन क्वेश्चन में से आपको समझ में आता है। और ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जो कि ब्रेकिंग ऑफ द सपोर्ट है। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपने स्ट्रिंग को कट करा तो फिर तो आपको वहां पे टेंशन जीरो हो जाएगा और आपको नेट फोर्स निकाल के उसके बेसिस पे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दोगे। बट वो एक्सेलरेशन, ये याद रखना, वो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन नहीं होगी, वो एट दैट इंस्टेंट जब वो स्ट्रिंग को काटा है तब की बात हो रही है, ठीक है। और फिर जब उस स्ट्रिंग को हटा के हम लोग स्प्रिंग को लगा रहे हैं तो स्प्रिंग का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है इनर्शिया का। तो आप अगर कोई भी नॉन रिलेटेड स्प्रिंग को काटेंगे तो फिर जो दूसरा स्प्रिंग है, जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग 1 को हमने काटा तो स्प्रिंग 2 में कोई चेंज नहीं आया था, वैसे ही जब हमने स्प्रिंग 1 को काटा, स्प्रिंग 2 को काटा तो स्प्रिंग 1 में भी कोई चेंज नहीं आया था। यही चीज हम लोग अभी इस एक्सप्रेशन, इस क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये लेसन सीखा था कि एक दूसरे का काटने पे, स्प्रिंग को काटने पे दूसरे स्प्रिंग पे कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग्स में इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है। आप इस क्वेश्चन को रेफर करना वीडियो से देख के, आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में लेसन ये जो अभी आपको होमवर्क दिया है, इस क्वेश्चन में लेसन ये सेम चीज आप सीखोगे। जब ये वाला सेकंड क्वेश्चन आप जब करने जाएंगे, यहाँ पे ये वाला सेकंड क्वेश्चन जब करने जाएंगे, ये तो आपको स्प्रिंग का इनर्शिया वाला यूज करके आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन बता देना होगा। बट जब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, क्या है ना, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। जब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जब मैंने स्प्रिंग को काटा यहाँ पे तो मेरा इस पार्ट का टेंशन जीरो हो गया, ठीक है। ये जो पार्ट का टेंशन है ये जीरो हो गया। मेरे इस ब्लॉक पे अब सिर्फ इधर पे टेंशन लग रहा होगा और इस ब्लॉक पे सिर्फ इधर का टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। एंड ये टेंशन इनसे रिलेटेड होगा, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा है। और ये याद रखो कि जब स्प्रिंग कनेक्टेड है यहाँ पे, जब स्प्रिंग कनेक्टेड है यहाँ पे, तो क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग काटने के बाद स्प्रिंग पे कोई इनर्शिया की वजह से स्प्रिंग पे कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग पे कोई चेंज नहीं आया तो ये जो स्ट्रिंग पे टेंशन की वैल्यू है ना, ये जो स्ट्रिंग पे टेंशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि स्प्रिंग पे इसके फोर्स की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही। समझ में आया सबको? जब मैं ये स्ट्रिंग पी को काट रहा हूं तो जब ये स्ट्रिंग पी को काट रहा हूं तो ये जो दूसरा स्ट्रिंग है इस पे कोई टेंशन की चेंज वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और स्प्रिंग इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी मेंटेन करता है। बट थर्ड क्वेश्चन में जब मैं इस स्प्रिंग को स्प्रिंग से रिप्लेस कर देता हूं, तब ये स्ट्रिंग पी को काटने के बाद
यहाँ पे टेंशन वैल्यू चेंज हो जाएगा, आपको वो फैक्टर इन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके आना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स चालू करेंगे। ठीक है, चलो क्लास समाप्त करते हैं यहाँ पे। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। सर ओके। थैंक यू सर।